दोस्तों, इन दिनों हम पूर्णिया, अररिया, किशनगंज एमएलसी क्षेत्र के उम्मीदवारों का, प्रत्याशियों का इंटरव्यू कर रहे हैं। आपने अब तक कांग्रेस उम्मीदवार तौसीफ आलम और राजद उम्मीदवार अब्दुस सुबहान का इंटरव्यू हमारे चैनल पर देखा है। उसमें अच्छे व्यूज़ भी आए हैं, अच्छे रिएक्शंस भी आए हैं, आपको इंटरव्यू पसंद भी आया। इसी सिलसिले को आगे ले जाते हुए जो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो यहाँ के निवर्तमान एमएलसी हैं, जो लगातार 2 टर्म से एमएलसी बनते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, 2009 से लगातार पूर्णिया, अररिया, किशनगंज क्षेत्र के एमएलसी हैं भाजपा के डॉक्टर दिलीप जायसवाल। उनका भी इंटरव्यू हमें करना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि बाकी उम्मीदवारों ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। जनता के भी कई सवाल हैं, जनप्रतिनिधियों के कई सवाल हैं और हमारे रिसर्च से भी कई सवाल, कई गंभीर सवाल उनके लिए निकल कर सामने आते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए आपका सवाल ये बनता है, तो फिर अब तक हमने इंटरव्यू डॉक्टर दिलीप जायसवाल का क्यों नहीं किया है? तो जवाब ये है कि हम लगातार पिछले कुछ दिनों से भाजपा के प्रत्याशी और पूर्णिया, अररिया, किशनगंज क्षेत्र से निवर्तमान एमएलसी डॉक्टर दिलीप जायसवाल के इंटरव्यू का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, ये कहानी सुनिए। हम लगातार कई दिनों तक उनको कॉल करते रहे। फाइनली परसों जाकर, यानी कि आज 27 तारीख है, 25 मार्च के दिन उन्होंने कॉल पिक किया और कॉल उठाने के बाद, फ़ोन रिसीव करने के बाद उन्होंने ये कहा कि आप संडे को सुबह 8 बजे कॉल कीजिए, फिर हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे या चर्चा करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद जब हमने संडे को यानी 27 मार्च को सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 पौने 9 तक लगातार कॉल किया, फिर जाकर उन्होंने फ़ोन पिक किया और फिर उन्होंने कहा कि अब आप 31 को कोशिश कीजिए। कि हमने ये भी कहा कि हम आपके साथ क्षेत्र में जा सकते हैं, हम गाड़ी पे भी इंटरव्यू कर सकते हैं, हम ट्रेवल करके भी इंटरव्यू कर सकते हैं, और हमने किया भी है। अब्दुस सुबहान साहब जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनका इंटरव्यू हमने बैसी जाकर किया है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका इंटरव्यू हमने बहादुरगंज, लोहागड़ा के पास जो उनका गांव है, वहां जाकर किया है। तो इनके लिए भी हम ट्रेवल करके इंटरव्यू कर सकते थे, कर सकते हैं। तो बात अभी तक इंटरव्यू के लिए हमें समय नहीं मिल पाया है, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने कांग्रेस के उम्मीदवार का इंटरव्यू किया, राजद के उम्मीदवार का इंटरव्यू किया, लेकिन भाजपा के उम्मीदवार जो कि निवर्तमान एमएलसी हैं, जो कि 2009 से लगातार यहाँ के एमएलसी हैं, उनका इंटरव्यू क्यों नहीं किया? तो उनके लिए हमारा जवाब यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं है। अब भी अगर वो इंटरव्यू के लिए तैयार होते हैं तो हम ज़रूर उनका इंटरव्यू करेंगे, लेकिन अगर वो इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं होते हैं, हमें जहाँ तक अब तक के बातचीत से ये लगा और जो हमने उनके करीबी लोगों से पता किया, उससे ये हमें लगा है कि वो शायद इंटरव्यू नहीं देंगे। तो इंटरव्यू अगर वो देते तो हम उनसे क्या सवाल पूछते, वो कुछ सवाल हम आपके सामने बता देते हैं। हालांकि ये सवाल इंटरव्यू में अगर उनके सामने पूछा जाता तो ये सवाल ज़्यादा सही होता, उनके लिए भी ज़्यादा बेहतर होता और हमारे लिए भी ज़्यादा बेहतर इसलिए होता कि हमें हमारे सवालों का जवाब मिल जाता। लेकिन खैर, सवाल हमारे पास तैयार हैं, सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास एमएलसी साहब डॉक्टर जायसवाल नहीं है सामने, तो इसलिए हम ये सवाल हमने सोचा कि हम आपको बता देते हैं कि हम किस तरह के सवाल उनसे करते और क्या ये सवाल पूछना गलत है, ये फ़ैसला आपको करना है। ये जानना और ये इंटरव्यू करना और जवाब देना और ये बात आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेता जवाबदेही से, सवालों से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपने देखा है, मय मीडिया ने इस चीज़ को तोड़ने की लगातार कोशिश की है। आपने देखा है कि लगातार हमने नेताओं से सवाल पूछने और उनसे जवाब लेने, उनकी जिम्मेदारी तय करने की कोशिश की है। जब से मय मीडिया शुरू हुआ है, हमारा काम ही यही रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब उस वक्त के कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर जावेद, जो कि अभी किशनगंज के सांसद भी हैं, उन्होंने जब इंटरव्यू देने से इनकार किया या बीच इंटरव्यू में इंटरव्यू देने से मना कर दिया आगे कंटिन्यू करने से, उस वक्त भी हमने वीडियो जारी कर आपको बताया था। उसके बाद जब किशनगंज में विधानसभा उपचुनाव हुए, उस वक्त जब कांग्रेस की उम्मीदवार सईदा बानो ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया, उस वक्त भी हमने आपको वीडियो जारी कर बताया था और तमाम सवाल भी बताए थे कि क्या क्या सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं।
उसके बाद 2020 में जब किशनगंज के उस वक्त के विधायक और AIMIM के प्रत्याशी कमरुल हुदा ने जब इंटरव्यू देने से मना कर दिया था, उस वक्त भी हमने वीडियो जारी कर आप तक ये बात पहुंचाई थी। तो अब भी और इस बार भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस बार जब भाजपा के MLC प्रत्याशी इंटरव्यू से दूर भागते नज़र आ रहे हैं तो हम आपको बताएं कि इंटरव्यू हम उनका क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इंटरव्यू करते तो हमारे सवालात क्या थे, हमने अपने लेवल पे क्या कोशिश की इंटरव्यू की, ये कहानी हमने आपको बता दी। अब ये सुनिए कि हम सवाल उनसे क्या क्या पूछते। पहला सवाल, जाहिर सी बात है क्योंकि ये पहला बड़ा इंटरव्यू होता तो हम उनके राजनीतिक सफ़र, पॉलिटिकल सफ़र के बारे में जानना चाहते कि राजनीति में उनकी एंट्री कैसे हुई और उनका परिवार कहाँ से आता है, किस तरीके से पढ़ाई कहाँ से हुई और राजनीति में क्यों आए, कब आए। उसके बाद अगला सवाल हमारा जो होता है, जो जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं ज़्यादातर MGM के वजह से, और MGM को लेकर वो जनप्रतिनिधियों के बीच जो अभी जा रहे हैं उसको लेकर वो बताते भी हैं कि MGM की वजह से हम ये सेवा दे रहे हैं और मेडिकल कॉलेज की वजह से ये सेवा दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, इस तरह की बातें करते भी हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो सबसे अहम सवाल बनता है कि MGM पहले एक कॉलेज है, हॉस्पिटल बाद में है, तो उस कॉलेज से लोकल स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा हो रहा है। हम ये जानना चाहते थे कि लोकल स्टूडेंट्स वहाँ पर फ़िलहाल कितने हैं, मेडिकल कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स उनके लोकल स्टूडेंट्स हैं, क्या लोकल स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को इनक्रेज करने के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसके लिए क्या कुछ किया जाता है, या कोई भी आकर वहाँ पर पढ़ रहा है। और किशनगंज में कॉलेज होने के बावजूद किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के लोगों को उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, ये हम जानना चाहते थे। हम ये भी जानना चाहते थे कि MGM के पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि आप जब MGM की वेबसाइट पर जाएंगे तो सिख माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिजर्व्ड कोटा भी है, वहाँ रिजर्वेशन भी है, तो उसके पीछे की कहानी क्या है। MGM के डायरेक्टर बनने तक का सफ़र जो है उनका, वो क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, और क्या MGM में स्थानीय स्टूडेंट्स के लिए किसी तरह का कोटा क्या नहीं बनाया जा सकता है यहाँ के स्टूडेंट्स को इनक्रेज करने के लिए। मेडिकल कॉलेजेस क्योंकि फ़ीस ज़्यादा होती है और MGM की फ़ीस भी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा है। उनके वेबसाइट पर आप जाएंगे तो MBBS की फ़ीस जो है, पूरे कोर्स की फ़ीस जो है वो 50 लाख से भी ज़्यादा है MGM की फ़ीस। तो हमारा जो पिछड़ा इलाका है सीमांचल का, यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं दे पाएंगे, इसलिए लोग यूक्रेन में जाते हैं और परेशान होते हैं। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था, यहाँ के स्टूडेंट्स जाते हैं, स्टूडेंट्स इसी वजह से जा रहे हैं। तो क्या उन स्टूडेंट्स को जो इस काबिल हैं कि मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनको सपोर्ट करने के लिए क्या उनके कॉलेज में किसी तरह का ये स्कीम है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको करना चाहिए ऐसा, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोकल स्टूडेंट्स को इनक्रेज करने के लिए उनके लिए उन्होंने अब तक क्या कुछ किया है, उनके मेडिकल कॉलेज ने या उनकी यूनिवर्सिटी के पास क्या इसको लेकर कोई प्लान है। AMU के मामले को लेकर बार बार विपक्षी पार्टियों ने उन पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अब तक आरोप लगाया है कि उनकी वजह से AMU का फंड रुका है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप देखेंगे कि AMU के मामले को लेकर वो खुद भी 13 जनवरी और 27 जनवरी को ट्वीट करते हैं। तो उस पर क्योंकि 2009 से वो MLC हैं, तो खुद उन्होंने अपने स्तर पर AMU किशनगंज को लेकर क्या कुछ किया है, और जो उन पर आरोप लोग लगा रहे हैं विपक्षी लोग कि उनके वजह से AMU का काम यहाँ पर रुका है, उनके वजह से AMU का कुछ नहीं हो पाया, उस आरोप में कितनी सच्चाई है। क्यों वो इस तरह का आरोप लगाते हैं कि उनकी वजह से ये कुछ हो रहा है, क्या इस पूरे AMU के मूवमेंट से उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है उनका, ये चीज़ें हम जानना चाहते थे। अब इन सवालों के जवाब तो तभी मिलेंगे जब आप सवाल पूछेंगे और वो सामने से जवाब देंगे। ये विपक्षियों के सवाल हैं और ये आरोप जो इलाके में जिन बातों की चर्चा होती है, ये AMU को लेकर उस तरह की बातें हैं। तेजस्वी यादव को लेकर वो दावा करते हैं कि तेजस्वी यादव ने उन्हें कॉल किया, इलेक्शन के बीच में कुछ दिनों पहले कॉल किया और कहा कि उनका कंडीशन काफ़ी अच्छा है। फिर वो आगे ये चीज़ कहते हैं कि जो RJD के जो सबसे दिग्गज नेता इलाके के रहे हैं तस्लीमुद्दीन साहब ने उन्हें सीमांचल का सबसे सेक्युलर नेता कहा। वो अपनी स्पीचेस में कहते हैं कि तस्लीमुद्दीन साहब ने डॉक्टर जायसवाल को सीमांचल का सबसे सेक्युलर नेता कहा, लेकिन फिर आगे वो उसी स्पीच में ये कहते हैं कि यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, इसलिए सेक्युलर फोर्सेस वहाँ पर वीक हो गई, वहाँ पर हार गई। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि भाजपा एक कम्युनल फोर्स है,
एक कम्युनल फोर्स ने सेक्युलर फोर्स को हरा दिया। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाजपा एक कम्युनल फोर्स है और उसने सेक्युलर फोर्स को यूपी में हरा दिया और बिहार में भी तेजस्वी यादव कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए सेक्युलर फोर्सेज यहाँ भी वीक हो रही है, तो वो मानते हैं कि भाजपा कम्युनल फोर्स है, तो फिर वो अपने आप को तस्लीमुद्दीन साहब के कंधों पर बंदूक रख के अपने आप को जो है वो क्यों मोस्ट सेक्युलर लीडर इलाके का साबित करना चाहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो जनप्रतिनिधि उनके सभाओं में जाते हैं वो ये भी बताते हैं कि वो जिस इलाके में जाते हैं वहाँ पर विपक्ष के जो एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं, उनकी भी तारीफ कर कर वो उस तरीके से भी अपने आप को सेक्युलर साबित करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो किशनगंज में है तो यहाँ के जो एमएलए एमपीज़ हैं उनका नाम लेंगे, अररिया में है तो वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं वो उनका नाम लेंगे कि उनसे उनकी अच्छी दोस्ती है, उनसे अच्छी मेल मिलाप है, उनका नाम लेकर वो खुद को लोगों के बीच एक सेक्युलर साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें, ये हमारे सवाल था कि वो खुद ही बीजेपी को कम्युनल फोर्स बताते हैं और ख़ुद ही अपने आप को सेक्युलर साबित करने की तमाम कोशिशें करते हैं। तो ये क्या है, मतलब वो ये चीज़ें हम समझना चाहते हैं कि ये हकीकत है क्या, वो क्या है, किधर है, मतलब बीजेपी को कम्युनल मान रहे हैं या खुद को सेक्युलर मान रहे हैं या खुद को एक कम्युनल पार्टी के सेक्युलर लीडर मान रहे हैं, मतलब ये विडम्बना है क्या, ये क्या कुछ चल रहा है, ये चीज़ें हम जानना चाहते थे। आगे हमारा सवाल ये भी है कि मुखिया और जिला परिषदों की हत्या हुई है इस पंचायत चुनाव के बाद। एक डाटा बताता है कि आधा दर्जन से ज़्यादा मुखिया और मुखिया के प्रतिनिधियों पर हमला हुआ है या उन पर अटैक हुआ है या उनकी हत्या हुई है। खुद पूर्णिया में जो उनका क्षेत्र है उसके अंदर एक जिला पार्षद की पति की हत्या हो गई। तो वो जो जनप्रतिनिधि सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, एनडीए की सरकार में सुरक्षित महसूस करना तो अलग बात है, उनकी हत्या कर दी जा रही है, इसको लेकर उनकी सरकार ने अब तक क्या कुछ किया है, ये चीज़ें हम जानना चाहते थे। उसके अलावा उनका विज़न क्या है, वो कौन सा विज़न लेकर आगे जा रहे हैं, 2 टर्म में उन्होंने क्या कुछ किया है, क्या काम किया है और किस काम को लेकर वो लोगों को दिखा रहे हैं कि 2 टर्म में हमने ये किया है और आगे हम ये करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम जानना चाह रहे थे। ये कुछ हमारे चुनिंदा सवाल हैं, सवाल तो और भी बनते अगर वो इंटरव्यू देते हैं या इंटरव्यू अगर दे देते तो सवाल और भी बनते। बस हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई नेता सवालों से, इंटरव्यू से भागने लगता है तो वो आपके जनाधार का, आपके वोट का सम्मान नहीं कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो एक वन वे कम्युनिकेशन कर रहा है, अगर कोई नेता सिर्फ आपको भाषण सुनाकर चले जा रहा है और आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, जो जनता के सवाल है, जो जनप्रतिनिधि के सवाल हैं, जिन सवालों की इलाके में चर्चा है, जो लोग जानना चाहते हैं, उन सवालों का जवाब अगर आपके जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे, वो चाहे एमएलसी हो, एमएलए हो, एमपी हो, मुखिया हो, कोई भी हो, फिर तो आपको डरना चाहिए कि आखिर उस नेता के पास छुपाने को क्या है, वो इंटरव्यू से डर क्यों रहे हैं।